वेलकम बेटा। बेसिकली ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम कवर करेंगे ग्रेविटेशन। अब आप तो जानते हैं नीट और जेईई के पर्सपेक्टिव से ग्रेविटेशन एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है और इसमें से आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चन मिलते हैं उनकी लेवल उतनी ज़्यादा नहीं होती है। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू इफ़ यू आर इन क्लास 12th एंड आप देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू गो विद इलेक्ट्रोस्टैट। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट के साथ साथ आप ग्रेविटेशन को भी करिए। इट इज़ वन ऑफ द फैंटास्टिक एंड सिंपलेस्ट चैप्टर्स इन फैक्ट। तो हम इसमें बात करेंगे जो नीट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे एंड जेईई से रिलेटेड जो बातें हैं वो कवर होंगी इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा जी ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम लोग बेसिकली आप एक दो बातें पहले मैं आपको वाइडली बता दूं, वो तो आप जानते हैं। दरअसल ग्रेविटेशन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। बेसिकली ग्रेविटेशन आप बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी है दरअसल मैटर की, है ना। ग्रेविटेशन इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, हम बोलते हैं इस तरह से ग्रेविटेशन, शुरू सिंपल से करते हैं। ग्रेविटेशन इज़ बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ग्रेविटेशन दरअसल मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मतलब होता क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच टू बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो अगर हमारे पास दो मासेस हैं कहीं पे, है ना। एक मास मान लो आप यहाँ पे है, इसका मास मान लीजिए आप m1 है, और दूसरा मास आप मान लीजिए इधर है, इसको हम कहेंगे m2। अब ये दोनों मासेस है ना, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो मासेस है ना, दे बेसिकली ऑलवेज कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट करने का रीज़न क्या है, अट्रैक्ट करने का रीज़न है इनका मास। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। अच्छा, मान लो कि इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ आर। सेपरेशन में ले रहा हूँ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, दैट इज़ आर। ठीक, अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इनके बीच का जो फोर्स है एफ, आप जानते हैं एज पर न्यूटन्स लॉ, दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। that is equivalent to g m1 m2 by r square. r is the distance between their centers. r basically separation है या distance बोल सकते हो between centers। जो center है ना दो objects के, उन centers के बीच का जो gap है। और m1 m2 जो है वो दरअसल mass है, ठीक, दो का। अब देखो यहाँ पे एक object है, it has mass m1, यहाँ पे दूसरा object है, it has mass m2। अब इतना समझ लो कि m1 जो है ना वो अट्रैक्ट करेगा m2 को अपनी तरफ इस तरह से, और m2 जो है वो m1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसे सोचो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी बिकॉज ऑफ फर्स्ट, एंड दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बिकॉज ऑफ सेकंड। ठीक, एक चीज़ मैं आपको इधर ही बता दूं कि ये जो फोर्सेस होते हैं ना F12 और F21, ये दोनों फोर्सेस बेटा जी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी बदले में उसे अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ लो अपनी जगह पे। पता है इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, इस नेचर को कूलम्स लॉ में बताया गया होगा। इस नेचर को बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर न्यूटोनियन इन कैरेक्टर। जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूटोनियन। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर न्यूटोनियन इन कैरेक्टर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस न्यूटोनियन होते हैं नेचर में। न्यूटोनियन इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले पे फोर्स लगा रहा है। अच्छा, F12 और F21 दोनों ही क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर। ठीक है, मतलब ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, बस इतना समझ लो, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, जब एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा भी बदले में वापस फोर्स ज़रूर एग्जर्ट करता है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है जो ये कैपिटल जी है ना, जी के बारे में। जी तो आप जानते हैं इसका वैल्यू ऐसे सिस्टम में 6.67 10⁻⁻11 आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसे सिस्टम में आता है ये वैल्यू इसका, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ CGS सिस्टम में, तो जी का जो वैल्यू है वो आता है 6.67 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, है ना, ठीक। ये आता है इसका वैल्यू किस में, CGS सिस्टम में। अच्छा, इधर एक चीज़ और समझिएगा, अगर मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन पता करूं, तो डायमेंशन भी आपको याद रखना पड़ेगा m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2, ये इसका डायमेंशन है। अच्छा, एक चीज़ समझो कि जो जी का वैल्यू है ना, वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है, दैट नेवर चेंजेस बेसिकली। कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन करी हैं, ज़रा एक बारी देख लो। दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी सिंपल बट हाईली पावरफुल बेसिकली। अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जो कैपिटल जी जिसका मैंने डायमेंशन वगैरह बोला, ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसका वैल्यू ऐसे सिस्टम में मैंने आपको बोला, CGS सिस्टम में मैंने आपको बोला, और साथ में मैंने इसकी यूनिट्स वगैरह भी तुम्हें समझा दिए और डायमेंशंस भी समझा दिए। अब एक बात है कि जी का जो वैल्यू है ना, इट इज़ सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट नेवर चेंजेस। किसी भी जगह ये चेंज नहीं होता है, हर जगह जी का जो वैल्यू है वो 9.8 ही आता है ना, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही आता है। सो जी यूनिवर्स में हर जगह सेम है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और ये जो जी है ना, ये डिपेंड नहीं करता है नेचर या साइज ऑफ द बॉडी पे। बॉडी का नेचर कुछ भी हो, बॉडी का साइज़ कुछ भी हो, उस बात पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज़ नॉट इवन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी इन दो के बीच में मीडियम कौन सा वाला है, उस बात से भी जी का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। बेटा, जी का वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था, सर हेनरी कैवेंडिश ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। अगर आप JEE एस्पिरेंट है तो आप जाकर SC वर्मा पे इसको पढ़ सकते हैं, बट अगर आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको ज़रूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है, इन सारी चीज़ों की। अच्छा, एक चीज़ समझो, जैसे मान लो यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट है जिसे क्लियर करते हैं कि अगर मान लो एक पॉइंट मास है यहाँ पे, पॉइंट मास किसको बोलते हैं शाबाश? पॉइंट मास हम बोलते हैं उस मास को जिसकी डायमेंशन स्मॉल है, डायमेंशन जिसके स्मॉल हैं। डायमेंशन स्मॉल होने का मतलब क्या है, उसका साइज़ जो है बहुत छोटा है। और यहाँ पे दूसरा मास है वो भी है ना, वो भी डायमेंशन उसका भी बहुत स्मॉल है, और बीच में डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज जस्ट इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक। बट इन केस इफ़ देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, या ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम लोग, ठीक, ये कोई पॉइंट मासेस तो है नहीं, इनका साइज़ तो अच्छा खासा है, ठीक है। जैसे सपोज़ मान लो इसकी भी अपनी रेडियस है कुछ r, इसकी भी कुछ और रेडियस है। जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे ना यहाँ पे, ग्रेविटेशनल लॉ लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको लेनी पड़ेगी ये डिस्टेंस इनके बीच की, स्मॉल r, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये याद रखिएगा, आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा क्या, सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो लेनी पड़ेगी आपको, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी। इस चीज़ को समझिएगा, सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो लेनी पड़ेगी। एक बेसिक फंडे पे आते हैं, जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। आपके पास 2 बॉल्स हैं, सिंपल सवाल लेते हैं, फिर अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत सिंपल से करते हैं। 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं हमारे पास, एक का मास जो दे रखा है वो दे रखा है 10 kg, ठीक है, और सेपरेटेड बाय, आप समझ लो जो गैप दोनों के बीच में है ना, वो गैप दी गई है 100 मीटर। और हमसे पूछा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने एक काम करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालिए उनके बीच का, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालना है, ठीक। करते हैं जल्दी जल्दी। अब जानते हैं F बराबर होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मास है 10 kg का, एक मास है बेटा 10 kg का, है ना,
बीच में 100 मीटर की डिस्टेंस है, तो फोर्स का वैल्यू आएगा 6.67 10⁻11, m1 का वैल्यू 10, m2 का वैल्यू 10 अपॉन r स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। ठीक है, आप तो सॉल्व कर सकते हो, इसे टफ नहीं है। 6.67 10⁻13 न्यूटन, ठीक है ना, इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा सवाल और लेते हैं लगे हाथों। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं हमारे पास, और वो जो 2 स्फीयर्स हैं उनका मास जो है ना वो है 10⁻34 kg, यानी बहुत हेवी मास है। ठीक है, आर प्लेस्ड और उनको रखा गया है, आर प्लेस्ड एट 10⁻10 मीटर अपार्ट, उनको रखा है 10⁻10 मीटर दूर, और पूछा है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और पूछा है काम करो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो उनके बीच का। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ, F = G m1 m2 by r स्क्वायर। तो अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10⁻34, दूसरा ऑब्जेक्ट है मास है 10⁻34, डिस्टेंस है 10⁻10, ज़रा देखते हैं, यह आएगा 6.67 10⁻11, मास यानी m1 इस 10⁻34, दूसरे का मास भी है 10⁻34 और डिवाइड बाय यहाँ पे 10⁻10 का स्क्वायर। खैर कैलकुलेशन कर लेना, 6.67 10⁻37 न्यूटन। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स थे, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे छोटे ऑब्जेक्ट्स थे और यहाँ पे स्मॉल फोर्स था, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का जो था स्मॉल फोर्स था। ठीक है, और यहाँ देख पा रहे हो 10⁻34 बहुत होता है, तो ये हेवी ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स थे, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो था लार्ज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो बीच का था वो बहुत ज़्यादा था बेसिकली। ठीक है, जल्दी से कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की और उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे धीमे धीमे। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन करी गई हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, मैं सिर्फ ये पेजेस इसलिए ला रहा हूँ ताकि टाइम बचाया जा सके, देयर इज़ नथिंग ओके। अब यहाँ पे समझो कि अगर देखा जाए, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इट इज़ नेवर रिपल्सिव। दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, जो मैंने अभी आपको कहा, ये न्यूटन का 3rd लॉ फॉलो करता है, F12 इज़ ऑलवेज इक्वल टू F21। तीसरी बात बेटा, ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। अगर आपको याद होगा, दुनिया में 4 फोर्सेस हैं जो सबसे अहम माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप जानते हैं सबसे खतरनाक सबसे स्ट्रॉन्ग वाला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वी हैव वीक फोर्सेस एंड लास्ट पे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। तीसरी बात, टू सी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रैक्टिकली एटलीस्ट वन ऑफ द बॉडीज मस्ट बी सेलेशियल। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, जैसे आपने इस वाले एग्जाम्पल में देखा बहुत कम है 10⁻13, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हेवी होता है ना, जैसे ये 10⁻34 kg बहुत ज़्यादा होता है, ये मास इतना ज़्यादा होता है कि सिर्फ सेलेशियल बॉडीज, स्टार्स या प्लैनेट्स या सन एट्सेट्रा का इतना मास होता है। तो जब सेलेशियल बॉडीज़ के बीच का फोर्स देखते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा खासा वैल्यू है उसका, ज़्यादा है, बट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स प्रैक्टिकली फील करना है ना, तो आपके पास होनी चाहिए दोनों में से, 2 बॉडीज़ में से एक सेलेशियल बॉडी, मतलब हेवी मास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द अदर बॉडीज़। अगर इन 2 बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सपोज ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 100,000 न्यूटन सपोज, ठीक है, अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके आसपास कितनी बॉडीज़ रखी जाए, इन दोनों के बीच का जो आपस का फोर्स है वो है शाबाश 1000 न्यूटन। समझिए बात। एंड अगर मैं आपको रिलेट करूँ ना, जैसे आपको इलेक्ट्रोस्टैट में सर ने बोला होगा, द प्रेजेंस ऑफ 3rd बॉडी डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज़। ठीक है, समझिए बात। एंड नेक्स्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तीसरी बात, फोर्स डेवलप्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
अगर दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स है उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। वायरस अगर अर्थ और किसी और ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है उसे कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी एक स्पेशल टर्म है, जब अर्थ किसी पे फोर्स लगाता है तो ग्रेविटी वाली टर्म का यूज़ किया जाता है, वरना दो बॉडीज़ के बीच का जो फोर्स होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब जो लाइन बॉडीज़ को ज्वाइन करती है ना, जो लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करती है, उसी सेंटर के अलॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझते हो जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कंजर्वेटिव होता है। मैं बताऊँ या मैं ऐसे डेफिनेशन देता हूँ, याद होगा आपको कि वर्क डन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ऑफ द क्लोज्ड फोर्स, क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन हमेशा क्या होता है, फोर्स का ज़ीरो। यानी अगर आप ऐसे लिखेंगे ना एफ डॉट डी एक्स वर्क डन ड्यू टू सम फोर्स दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, मगर किस पाथ पर, क्लोज्ड पाथ पर। ठीक है, मगर कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड पाथ पर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ़ एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग द क्लोज्ड पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैं बोल रहा था अभी, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में या फिर वो क्लोज्ड पाथ में घूम रहा है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में या क्लोज्ड पाथ में घूम रहा है तो उस पर वर्क डन हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। द वर्क डन ऑन दैट इज ज़ीरो ऑलवेज। ठीक है, फॉर द ट्रुप। हाँ, ओके। ना जो दो पार्टिकल्स होते हैं इसको समझना है, जो दो पार्टिकल्स हैं, सपोज कोई सिस्टम है उसमें दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, और m1 और m2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा F12 और ऐसे करके F21। अभी आपसे क्या कहा मैंने, F12 और F21 इस तरह से होते हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ F12 प्लस F21 दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी मैं बोल सकता हूँ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ ज़ीरो। ठीक है, अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो समझ लो ना मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व। ठीक है ना, मोमेंटम कंजर्व रहेगा फॉर द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व एंड फॉर पार्टिकल्स लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, और अगर पार्टिकल्स की बात हो रही है ना, सिंगल पार्टिकल की, उसका मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर इस पार्टिकल की बात की जाए अकेले, आप ये नहीं कह सकते कि इसका इनिशियल मोमेंटम और इसका फाइनल मोमेंटम बराबर है। इसकी बात की जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर इसका इनिशियल और इसका फाइनल बराबर है। हाँ, अगर पूरे सिस्टम की बात की जाए तो आप बोल सकते हो सर इनिशियल और फाइनल पूरे सिस्टम का क्या है, बराबर। यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, न कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम बराबर कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस लेते हैं इस कंसेप्ट पे। अच्छा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। पता है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं चाहता हूँ आप एक बारी वीडियो को पॉज करें एंड देन ट्राई इट। इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस, बट हाँ इजी है, अगर आप सोचेंगे अच्छे से तो इजी है। ठीक है, थोड़ा सोचो। क्या कह रहा है, ये दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल हैं, सेम मटेरियल से बने हैं, डेंसिटी सेम है। इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ एफ। आपको बताना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर 4 या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर 4। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं शुरू में ही। अब पूछो क्यों, तो बोलते हैं सर अभी तो आपने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इज पावर 4 आर स्क्वायर। ठीक है, अरे वो मैंने पॉइंट मासेस के लिए बोला। पॉइंट मासेस के केस में मैंने ऐसा बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मैंने थोड़ी आपको बोला कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होता है, सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए। अच्छा, तो अब आप पूछेंगे सर यहाँ क्या करोगे आप। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किस बात पे डिपेंड करता है, जी क्या होता है फॉर्मूला m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यार एक बात बताओ, क्या तुम्हें इस स्फीयर का मास गिवन है या इस स्फीयर का मास गिवन है? नहीं सर, मास तो मुझे किसी का गिवन नहीं है। अब एक बात बताओ तुम, मास की फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो m1 को लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा उसका 4/3 पाई, सही, r1 क्यूब। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख रहे हो उसकी रेडियस है r, तो r क्यूब, ठीक है। और दूसरे वाले का मास आएगा रुख इंटू 4/3 पाई और रेडियस उसका भी है r, तो r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लो फार्मूला। नाउ मुझे बताओ ग्रेविटेशन फोर्स क्या आएगा। जी m1 का वैल्यू आप लिखेंगे रुख 4/3 पाई r क्यूब और रुख 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है r 2r, है ना, 2r स्क्वायर। खैर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, हमसे सिर्फ r वाली डिपेंडेंस पूछी है, सिर्फ r डिपेंडेंस है ना। अच्छा चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं, छोड़ो भी यार। 4 4 r 16 अपॉन 3 3 r 9 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर g, r इज पर 6, डिनोमिनेटर में 4r स्क्वायर, ठीक है। 4 1r 4 4r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा 4/9 रो स्क्वायर पाई स्क्वायर g, ये r टू दी पावर ये 2 और यहाँ पे 4, तो आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 4। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कि जब आप स्फीयर्स लेंगे ना, स्फीयर्स, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का 4th पावर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन एक बारी पढ़ लो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें आपको 2 स्फीयर्स दिए गए हैं, एक का मास है स्मॉल m, दूसरे का मास है कैपिटल M, और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट पे गौर करो, F21 इज इक्वल टू माइनस F12, दोनों ही सेम है, ये ठीक है। ये आपको कैसे पता, ये हमने सर ऊपर पढ़ा कि न्यूटोनियन होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस न्यूटोनियन इन कैरेक्टर, मतलब ये है सर कि आप अगर ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना वो भी लगाएगा, ठीक है। तो दीज 2 फोर्सेस आर अपोजिट इन, ठीक है, इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दूसरा है कि नेट फोर्स 0 है, बिल्कुल नेट फोर्स तो 0 ही है, जैसे यहाँ नहीं बोला मैंने नेट फोर्स अभी 0 कैसे आता है यहाँ वाले केस में, ठीक है, याद है, नेट फोर्स तो 0 ही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद ड्यू टू सेकंड फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, ये गलत है, ध्यान से सुनना। अगर ये देखा जाए मास m है ना, और ये देखा जाए मास कैपिटल M, ठीक, डिस्टेंस r है दोनों के बीच में। अब मुझे इधर एक बात बताओ, इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, चलो इसको 1 मान लो, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ सेकंड, इस पे 2 मान लो, तो दिस इज फोर्स ऑफ सेकंड ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ज़रा मुझे बताइए F12 हो या F21, ये तो बराबर आएगा gm इंटू m अपॉन r स्क्वायर। बताना ज़रा एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या आएगा। पहले वाले की एक्सेलरेशन आएगी जो उस पर फोर्स लग रहा है F12 डिवाइड बाई जो उसका मास है, तो वो क्या आएगा gmm अपॉन r स्क्वायर इंटू m, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 2 दैट इज़ gm और m कैंसिल, m अपॉन r स्क्वायर, देख पा रहे हो। अब मुझे बताइए F21, वो भी यही होगा gm इंटू m अपॉन r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या आएगा, जो उस पर फोर्स लग रहा है डिवाइड बाई उसका मास, तो वो नहीं आएगा gmm अपॉन r स्क्वायर कैपिटल M, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड की आएगी g कैपिटल स्मॉल m बाई r स्क्वायर। देख रहे हो दोनों डिफरेंट है, ये g कैपिटल M बाई r स्क्वायर, ये g स्मॉल m बाई r स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे A12 एक्सेलरेशन ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन ऑफ 2, तो दोनों की एक्सेलरेशन बराबर नहीं आएगी, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन विल नॉट बी सेम, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो मेरे नज़दीक इनकरेक्ट है, ठीक। अब आते हैं 4th ऑप्शन पे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ 0। देखिए भाई कहानी बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि बेटा 4th पार्ट के बारे में क्या ख्याल है, चूँकि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है 0। अब यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर हो, उस केस में एक्सेलरेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की 0, या तो दोनों ऑब्जेक्ट्स या तो पूरा सिस्टम ना ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो, उस केस में भी एक्सेलरेशन क्या आएगी सिस्टम पे 0, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन क्या है सेंटर ऑफ मास की 0, तो 4th ऑप्शन इज़ 100% करेक्ट, प्रिटी करेक्ट, ऑब्वियसली करेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो है वो 0 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है v1 इज़ इक्वल टू v2 विच इज़ इक्वल टू 0। पहले वाले की वेलोसिटी और दूसरे वाले की वेलोसिटी जो है वो बराबर हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी जो है नेट दोनों की 0 है, 0 0 वेलोसिटी है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, इस बात को समझो।
एक बात समझते हैं यहाँ पे, मुझे बताइए अगर सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, सोचो अगर दोनों की वेलोसिटी 0 ले लूँगा ना मैं, अगर मैं इसकी वेलोसिटी भी 0 मानूँ, इसकी वेलोसिटी भी 0 मानूँ, दोनों की वेलोसिटी 0 मानूँ, तो उस हिसाब से तो COM की वेलोसिटी भी 0 आएगी। तुम समझ पा रहे हो? चलो मैं 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ। एक सोचो, ऐसे करके सोचो, अगर मैं बोलूँ तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे बता रहा हूँ मैं, वेलोसिटी क्या है सेंटर ऑफ मास की, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, पहले वाले के पास भी कुछ है, शाबाश, दूसरे वाले के पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और टोटल मिलकर क्या बन रहा है फिर, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, कोई नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए ना, 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उस बात पे श्योर नहीं है। ठीक, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, मैंने अभी कहा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, 0 नहीं, इस बात पे श्योर शॉट नहीं लगा सकते 0 है। हाँ ये सही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आई बात। और लास्ट पे V1 = V2 कांस्टेंट, हाँ ये कांस्टेंट होगा, V1 और V2 की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वंस मान लो पहले अगर सिस्टम रुका हुआ है, बाद में जब ये चलने लगेंगे ना, तो दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स लग नहीं रहा जो वेलोसिटी को कंटिन्यूसली चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ज़रा। 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m मूव अलॉन्ग ए सर्कल, 2 पार्टिकल्स हैं जो सर्कल पे चल रहे हैं। ठीक है, अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ सिर्फ उन पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर्कल बना लेते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक इधर एक इधर, बस एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के सहारे, ठीक है, सर्कल में मूव कर रहे हैं, कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा। ठीक, तो आपको बतानी है स्पीड, दोनों की स्पीड क्या होगी, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे कहूँ A, इसे कहूँ B, क्या इस A वाले पे फोर्स इधर लग रहा होगा, दिस इज़ फोर्स ऑन A, जो किसने लगाया, B ने। ठीक है, और अगर मैं ये तुमसे पूछूँ ना, ये फोर्स ऑफ ऑन A बिकॉज ऑफ B, तो तुम बोलोगे सर G M × M इज m² डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंसेस 2r², ये आ जाएगा G m² पे 4r²। क्या तुम जानते हो जो नेट फोर्स होता है सेंटर की तरफ, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखते हो, mv²/r, दैट इज gm² / 4r²। m और m काटेगा, r और r काटेगा, v का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे दैट इज 1/2 gm/r। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा मैं इसमें एक एडिशन और कर दूं, अपने हिसाब से एक एडिशन कर रहा हूँ इसमें सवाल में, मुझे एक पेज चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से एक एडिशन कर रहा हूँ। मैं पूछूँ इनका टाइम पीरियड निकालो, ये कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करेंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो है gm²/4r², और सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो होता है m⍵²r। m और m काटेगा, तो मैं बोलूँगा ω² = gm/4r³। ओमेगा का वैल्यू आएगा √gm/4r³। अब तुम जानते हो टाइम पीरियड की फॉर्मूला? बिल्कुल सर जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो टाइम पीरियड आएगा 2π/ω के बदले आप लिख सकते हो gm/4r³। टाइम पीरियड को लिख सकते हो 2π √4r³/gm, ये टाइम पीरियड है। ठीक है, इनका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इसका उल्टा करके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करो, बढ़िया ज़बरदस्त, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, है ना, पॉज करो वीडियो को एंड देन ट्राई आउट। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। अब अगेन वही बात आ रही है, ये पॉइंट मासेस नहीं है, इनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैलकुलेट करना है हमें, कितना होगा। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, वेट ए मिनट, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, अगर आप ऐसे करने वाले हैं ना सेकेंड, अगर आपने किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा है ना gm × 2m डिवाइड बाई ये डिस्टेंस l/2², तो लेट मी टेल यू आप गलत हैं, ये नहीं आएगा, ना ना ना, ये आएगा ही नहीं।
या आएगा ही नहीं। सवाल में आपको हिंट भी लिखी है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, समझ गए ना, हिंट है, सॉल्व करो। और अगर आप मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो तो आपका क्या करें, हाँ मेरा इंतज़ार नहीं करना है, सॉल्व करो यार। मैं तब तक डायग्राम बना लेता हूँ, तुम लोग सॉल्व करो। क्या आ गया, ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, मुझे नहीं आता सवाल वाल, आप करो। मैं तो बस बैठे बैठे टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तो डायग्राम बनाऊँगा वापस। अरे बाप रे, अच्छा एक बात बताओ, इसका सेंटर तो ये है ना, इस वाले का सेंटर ये है ना, इस वाले का सेंटर ये है ना, ये थोड़ी है। अच्छा ये लेंथ एल है, पता है ये वाली लेंथ कितनी होगी, L/2। तुम ध्यान से देखो, L/2 आ जाएगी लेंथ, है ना। मैं डायग्राम सही से बनाऊँ, डायग्राम सही से बनाते हैं, फिर समझ आएगी कहानी आपको। सुनो, ये डायग्राम सही से बनाता हूँ, आप लोग ट्राई करो, आप रुको मत, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता, आप ट्राई करो। पता क्वेश्चन में किस तरह से कहानी है, जो इसका सेंटर है ना वो यहाँ पे है कहीं पे, और इसका सेंटर यहाँ पे है ना। तो बेटा मैं ऐसे कह रहा, इसलिए मैं कह रहा था ये लेंथ L है ना, और ये जो लेंथ है ये L/2 है। मुझे ये वाला फोर्स तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा ना, फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग होगा, जो लाइन इनके सेंटर्स को ज्वाइन करती है। सवाल में ये डिस्टेंस दी गई है L/2, है ना, और ये डिस्टेंस है R। क्या आप R बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल बता सकते हैं सर। L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, यह आ जाएगा L²/4 का रूट, यानी डिस्टेंस आ जाएगी L/2, और साथ में 2 भी है, गलत कर रहा हूँ मैं, साथ में 2 भी है, एक सेकेंड, L²/4 प्लस L²/4 आ जाएगा ना, यानी R आ जाएगा √2 टाइम्स L²/4, 2 1 R 2 2 R, यह आ जाएगा L/√2। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स F क्या होगा, G, पहले वाले का मास M, दूसरे वाले का भी M, डिवाइड बाई डिस्टेंस L/√2 स्क्वायर, ये बनेगा 2 टाइम्स Gm²/L²। कहीं पे कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या तुमको, 2 टाइम्स पहला वाला, वेरीफाई कर सकते हैं फिर से, देखें, हो सकता है किसी जगह पे गड़बड़ हुआ हो। 4 और 4 कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, अरे हाँ यहाँ पे है भाई, यहाँ पे इसका मास 2m है, नॉट m, तो मुझे यहाँ पे 2m लिखना चाहिए, कोई नहीं, हो जाता है कभी, 2m लिखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 4 मिलेगा। तो मेरा आंसर सेकंड वाला है, 4Gm²/L²। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ज़रा ये देखो, ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 मासेस। इस तरफ एक रॉड रखी गई है, उस तरफ एक छोटा सा मास है m, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है। मैं बताता हूँ क्या करेंगे इसमें, सुनिएगा। ये ले लेते हैं हम लोग रॉड, है ना, और यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटा सा मास m, ये डिस्टेंस दे रखी है a। अब तुम देख पा रहे हो ना, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर ये मास m है, लेंथ l है, ये कोई पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक लेंथ ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक चूज़ कर रहा हूँ एक छोटा सा मास, जिसका मास है dm, छोटा सा मास, इट हैज़ अ मास ऑफ dm, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है।
तो सोचो ये छोटा सा मास, इस पर छोटा सा फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, डी एफ ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो डी एफ जो होगा ग्रेविटेशन फोर्स वो होगा बराबर जी, इसका मास है एम उस पॉइंट पार्टिकल का, और इसका मास है डी एम अपॉन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसकी लेंथ मान लो, इसकी विड्थ मैंने ले ली है छोटी सी विड्थ डी एक्स। याद है आपको लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी हमेशा डिफाइन होता है मास पर यूनिट लेंथ डी एम बाई डी एक्स। तो मैं डी एम को लिख सकता हूँ बराबर लेमडा इंटू डी एक्स। ठीक है, लेमडा इंटू डी एक्स। तो डी एफ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जी एम, डी एम के बदले आई कैन राइट लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी एफ आ जाएगा बराबर, एक चीज़ समझो यहाँ पे, नेट फोर्स किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन, फिर जी बाहर एम बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ, सबसे छोटा पीस यहाँ पे कटेगा, इस पीस से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है ए, सबसे आखिरी पीस यहाँ पे कटेगा, तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बनेगी वो होगा एल प्लस ए। अरे सबसे पहला पीस यहाँ, अगर हम इस रॉड को काटेंगे, सबसे पहला पीस इधर ए डिस्टेंस दूर, फिर दूसरा पीस, फिर तीसरा पीस, फिर चौथा पीस, फिर एंड वाला पीस, है ना, ए से ए प्लस एल। अच्छा, यहाँ पे लेमडा जो है ना दैट इज़ टोटल मास बाय टोटल लेंथ, आप देख रहे हो वो कांस्टेंट है, तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर खींचने में कोई बुराई नहीं है। जी एम लेमडा, बाकी है 1/x स्क्वायर डी एक्स। देखिए भाई साहब, बाकी उसके बाद आपका इंटीग्रेशन के सहारे सब चलेगा। एफ इज इक्वल टू जी एम, स्मॉल एम है, जी एम इंटू लेमडा, यहाँ पे जी एम इंटू लेमडा, लेमडा के बदले कैपिटल एम बाई टोटल लेंथ। बाकी ये तो तुम जानते हो, एक्स टू दी पावर -2 + 1 ए से ए प्लस एल। ठीक है, अब मैं इसमें इंटीग्रेशन में उलझूंगा नहीं, आप मेरे से समझदार लोग हैं। जी एम एम अपॉन ए इंटू ए प्लस एल विल बी द फाइनल आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपने ये किया होगा वैसे ग्रेविटी इसमें इलेक्ट्रोस्टैट में, प्रोडक्ट ऑफ मास, एक मास है m जिसको स्प्लिट किया गया है 2 पार्ट्स में, जिसको स्प्लिट किया गया है 2 पार्ट्स में, एक मास आएगा स्मॉल m, एक मास आएगा m - m, है ना, इनको स्प्लिट करके r डिस्टेंस पे फिक्स कर दिया गया है। बताइए m और m यानी इस हमें निकालना है कैपिटल स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशो क्या होना चाहिए ताकि फोर्स मैक्सिमम हो। चलो मैं कर देता हूँ, जी एम इंटू एम माइनस एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एफ आ जाएगा बराबर जी एम इंटू एम माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमें फोर्स को मैक्सिमम करना है ना, याद कर लो, फोर्स को मैक्सिमम जब करते हैं तो पहला डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एम 0 आता है, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी और आर स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है, डिफ्रेंशिएशन से फिक्सड है ना, तो ये बनेगा डी बाई डी एफ डी एम ऑफ एम इंटू एम माइनस एम स्क्वायर दैट इज 0। पहली टर्म की अलग माइनस डी बाई डी एम ऑफ दूसरी टर्म की अलग एम स्क्वायर दैट इज 0। यह आ जाएगा कैपिटल एम बाहर, डी एम बाई डी एम माइनस यह आ जाएगा 2m दैट इज इक्वल टू 0, ये और ये कैंसल, m माइनस 2m इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू m बाई 2, तो m बाई m इज़ 1/2, है ना। ठीक, अब जैसे पता है मतलब हमें इनको इक्वली डिवीजन करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, पहले वाले मास को तोड़ के लिखना पड़ेगा m/2, दूसरे वाले को भी m/2। जब आप इक्वली डिवाइड करेंगे ना तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। मैं समझाता हूँ, जैसे 10 kg मास ले लो सपोज, इसको तोड़ना है 2 पीसेस में, चॉइस क्या है, या तो 9 kg और 1 kg, है ना, या फिर 8 और 2 kg, या फिर 7 और 3 kg, या फिर 6 और 4 kg, या तो 5 और 5 kg। अगर आप इस केस में प्रोडक्ट करेंगे ना सबका, क्योंकि आपने सुन रखा है फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, तो 9 16 देन वी हैव 21 24 25, सबसे ज़्यादा तब आता है प्रोडक्ट जब मासेस को इक्वली डिवाइड करोगे। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स मैक्सिमाइज हो जाता है, इक्वल डिवीजन करोगे ना मासेस का तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे m बाई एम 1/2 के करीब आ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। बाय द एंड एक सवाल आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, होमवर्क नहीं बस देखने के लिए दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप बस उसको एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका ना स्क्रीनशॉट उठा लो, बाद में आप आराम से देख लेना इस क्वेश्चन को। वैसे एक बहुत सिंपल सवाल है, फिर भी
आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, विल बी कमिंग अप विद मोर कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर.